चैलेंज। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में बैठे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। कॉल एक आदमी का था। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, पर आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक हूं, जो आपको एक खास खबर देना चाहता है। खबर? कैसी खबर? आपका मुंबई शहर जल्द ही शमशान बनने वाला है। इतनी लाशें बिछेंगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। रोक सको तो रोक लो मेरे कहर को। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। कौन बोल रहा है? क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? हेलो हेलो हेलो। कॉल कट गया था। क्या हुआ सर? किसका फोन था? कामिनी, किसी ने पूरे शहर को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कौन, कुछ नहीं पता। बस इतना बताया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने शहर के सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। सब जगह नाकाबंदी की गई और सारे शहर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। थोड़ी देर बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर गाड़ी से जा रहे थे। आगे नाकाबंदी लगी थी, गाड़ी की चेकिंग चल रही थी कि अचानक एक ट्रक ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। राठौर और कामिनी ने उस ट्रक ड्राइवर का पीछा किया। राठौर ने ट्रक के टायर पर गोली मारी। ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गई और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। कामिनी, ट्रक में जाकर चेक करो, क्या है उसमें? कामिनी ने ट्रक चेक किया तो उसमें आम की पेटियां थी। कामिनी ने बताया कि ट्रक में आम की पेटियां हैं। राठौर को शक हुआ कि आम की पेटी के लिए ये ड्राइवर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को सारी पेटियां ठीक से चेक करने के लिए कहा। चेक करते वक्त कामिनी को कुछ पेटियों में बम मिले। ये देखिए सर, इसमें तो बम है। तभी मरे हुए आदमी के मोबाइल पर एक कॉल आया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को कॉल नंबर ट्रेस करने के लिए कहा। बाद में उस नंबर पर राठौर ने कॉल किया। सामने कॉल पर, काम हुआ कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। कौन बात कर रहा है? इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और ट्रक में जो बॉम्ब था उसे ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौर के मोबाइल पर एक रैंडम नंबर से कॉल आया। हेलो। क्या बात है इंस्पेक्टर राठौर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा पहला प्लान तो तुमने फ्लॉप कर दिया, लेकिन लास्ट में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या हुआ सर? किसका कॉल था? उस आदमी का जो पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। कामिनी ने कॉल ट्रेस किया। तब उसे पता चला कि वो कॉल एक पुराने खंडर के पास से आ रहा है। पुराने खंडर में कांचा दौड़ते हुए आया। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। पुलिस को हमारा बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक मिल गया है सर। मैं जानता हूँ मूर्ख, लेकिन पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में पता कैसे चला? तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं मेरी इतने साल की मेहनत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल उस लोकेशन की ओर गए जहां से कॉल आया था। वो पूरे खंडर में घूमे, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी कामिनी को ऊपर एक गाड़ी दिखाई दी। सब लोग उस गाड़ी के पास बड़े ही सावधानी से पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सबको हैरानी हुई कि एक गाड़ी खंडर में कैसे। लालू पटेल ने गाड़ी की तलाशी शुरू की। आगे गाड़ी में उसे कुछ 15 एक ही फिल्म के टिकट मिले, वो भी अलग अलग दिन के। लालू पटेल ने टिकट अपने पास रख लिया। तभी कामिनी को एक आवाज सुनाई दी। कामिनी ने आवाज की तरफ देखा तो गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया गया था। सर, इस गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो।
कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल जल्दी से उस खंडर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी बॉम्ब से उड़ गई। सर, ये सब कैसे हुआ और किसने किया होगा? उसी ने जिसने हमें धमकी दी है शहर को तबाह करने की। सर, ये क्रिमिनल तो बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक और शातिर भी। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल पुलिस स्टेशन में सोच रहे थे कि आखिरकार एक इंसान एक ही फिल्म के 15 टिकट क्यों खरीदेगा, वो भी एक ही थिएटर के, वो भी उस फिल्म की जो कि फ्लॉप है। इंस्पेक्टर राठौर ने मूवी की टिकट फिर से चेक की। वो टिकट एक ही मॉल की थी। तब इंस्पेक्टर राठौर को समझ आया कि ये जो कोई भी है वो मल्टीमैक्स मॉल में जो थिएटर है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और इसीलिए वो रोज जाता है ताकि वो चेक कर सके कि मॉल में कहाँ बॉम्ब फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कब होने वाला है और कौन करने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी और उस मॉल में भी कुछ हवलदारों को वेश बदलकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने उस मॉल की सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो रोज मॉल में आता हो। तभी राठौर के मोबाइल पर फिर से एक रैंडम नंबर से कॉल आता है। क्या बात है राठौर, तुम तो सच में चीते की चाल वाली सोच रखते हो। इम्प्रेसिव, हाँ? चलो, खेल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पकड़ सको तो पकड़ लो मुझे। सर, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन किसी पर शक नहीं हो रहा है। हमका तो लागत है वो आदमी अलग अलग लोगों को भेजता होगा फिल्म देखने के लिए, वरना एक ही आदमी बार बार एक ही फिल्म देख देख कर बोर हो जाएगा ना। पटेल, ये मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ पूरा शहर दांव पर लगा है। बात भले ही पटेल ने गलत की हो, लेकिन उसमें भी पॉइंट है। अलग अलग लोगों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अलग अलग भेष बनाकर तो आया जा सकता है ना। राठौर ने मॉल में वेश बदलकर कुछ पुलिस वाले को एंट्री और एग्जिट के गेट पर खड़ा किया ताकि वो अंदर आने वाले हर आदमी की तलाशी ले सके। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि पुलिस की नजर से बचकर मॉल में घुस गया। राठौर सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए था और फिर इंस्पेक्टर राठौर को वो दिखा जिसे देखने के बाद वो सीधे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर भाग कर गया और उसने एक आदमी को पकड़ा। उस आदमी ने नकली दाढ़ी और मूछें लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी दाढ़ी मूछें निकाली। तभी वहाँ कामिनी और लालू पटेल भी आ गए। सर, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें इतने दिनों से परेशान करके रखा था। जब इसका क्रिमिनल फाइल्स में मैंने रिकॉर्ड देखा तो पाया कि ये करण है, करण मल्होत्रा। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि करण पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने पैसों के लिए गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। करण ने इंस्पेक्टर राठौर का हाथ झटका और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वेश बदल कर आए हुए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब सीधे सीधे बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया है तुमने, नहीं तो हमें 3rd डिग्री देना भी आता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है राठौर। मेरा बॉम्ब वाला ट्रक पकड़कर तुमने पहला चैलेंज जीता और मेरी बॉम्ब लगाई हुई गाड़ी से बचकर दूसरा चैलेंज जीता, लेकिन ये तीसरा चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसके बाद बूम। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी बॉम्ब को ढूंढने के लिए गए। 7 मिनट होने के बाद भी उन्हें बॉम्ब नहीं मिला। एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि करण लास्ट टाइम में मॉल के मीटिंग बोर्ड से बाहर निकला है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मीटिंग बोर्ड के अंदर गए और बॉम्ब ढूंढने लगे। लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। इंस्पेक्टर राठौर की नजर एक गुलदस्ते पर पड़ी। वहाँ सिर्फ एक ही गुलदस्ता था। इंस्पेक्टर राठौर गुलदस्ते के पास गया। उसने देखा तो सिर्फ 30 सेकंड्स ही बाकी थे।
बॉम्ब ब्लास्ट होने में। कामिनी, अगर वायर सही कटी तो सबकी जान बच जाएगी, और अगर गलत कटी तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बॉम्ब की एक वायर काटी और लकीली बॉम्ब का टाइम ऑफ हो गया। करण को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। सर, वैसे तो आपका कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपको अचानक ये कैसे पता चला कि वही आदमी क्रिमिनल है, जबकि वो वेश बदल कर आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि आदमी अपना वेश बदल सकता है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो वो बदल नहीं सकता। जैसे करण ने अपने बाल, कपड़े, दाढ़ी, मूछें तो बदली, लेकिन अपने हाथ की घड़ी और पैर के जूते नहीं बदले। और जब उसने 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, तब एक अलग इंसान ने वही घड़ी और जूते पहने थे, और आज एक अलग इंसान ने पहने थे। 2 अलग इंसान एक जैसी चीजें कैसे पहन सकता है? बस उसी से उस पर शक हुआ और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। वाह सर, आप तो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप स्मार्ट हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर। आखिरकार आपने ये चैलेंज जीत ही लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। अंधेरी गली में एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक लिया था, वो गली में आगे आगे जाता है और एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने पहले राहुल को मारा, फिर उसने खुद अपने आप को मारा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक नए मोड़ आते ही जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये केस अब खत्म हो गया है। हाँ ना सर, ये केस तो भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमे जा रहा है। हमार तो दिमाग ही चकरा गया है। अब इस किलर ने राहुल को क्यों मारा, ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि खूनी भी मर चुका है। केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सही कातिल का राज खोलना बाकी है, और ये राज यहीं से खोलेंगे। मतलब सर? कामिनी, पता लगाओ ये दूसरा आदमी कौन है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अगले दिन कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को बताया कि दूसरे आदमी का नाम विराट है। वो एक हैकर था, और ताजुब की बात ये थी कि उसका घर नैना के घर के पास ही था। सर, ऐसा तो नहीं कि विराट का नैना मर्डर केस से कोई ताल्लुक हो? सच का पता लगाकर गुनहगार को सजा देना ही हमारा काम है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी विराट के फ्लैट में गए। वहां उन्हें विराट के कमरे में विराट का कुछ सामान, उसका कंप्यूटर और उसके हैकिंग से जुड़े काम की चीज मिली, और साथ ही एक लिफाफा मिला जिसमें नैना और विराट की कुछ अच्छी यादों की तस्वीरें थी, और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा नाम विराट है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाबा ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था। मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अकेले अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन रास्ते पर मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मार्केट में रास्ते से जाते समय उसके हाथ से ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है। वेलकम। तुमने मुझे मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज लौटाई है। इस बात पर एक कॉफी तो बनती है। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नैना अपनी सारी बात मुझे बताती, और मैं भी कोई भी परेशानी हो तो उसे बताता। नैना के मर्डर के बाद मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नैना के कातिल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। विराट की चिट्ठी के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी से राहुल के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। राहुल के घर जाने के बाद कामिनी की मुलाकात राहुल की माँ से होती है। जी, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर कामिनी हूँ, और ये मेरे साथ हवलदार लालू पटेल हैं। जी, हम राहुल की मर्डर केस फाइल कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में हमें आपकी घर की तलाशी चाहिए। मेरा नाम ललिता है, मैं राहुल की माँ हूँ। और रही बात मेरे बेटे के केस के बारे में, तो
मेरा बेटा तो चला गया मुझे छोड़कर, अब क्या किसी को सजा देनी। मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन राहुल के ताल्लुकात नैना से भी थे, इसीलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। बस कुछ डायरीज थी जिसमें राहुल अपनी मर्जी से कुछ गाने लिखता था। कामिनी ने वो सारी चीजें एक बैग में समेटी और पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी चीजों को परखा और उसके बाद जो उनके सामने आया उससे तो जैसे सारी गुत्थियां ही सुलझ गई। सर, हमें घर पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे राहुल पर शक किया जा सके। कामिनी, जो सबूत हमें मिले हैं उससे तो ये केस 50% सॉल्व हो गया है। अब तो बस कंफर्म करना बाकी है। हमका कुछ समझ नहीं आया सर जी, आपको इन सब चीजों में ऐसा क्या मिल गया है जिससे केस निपट गया? और ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में ना आई? कामिनी, राहुल की माँ को यहाँ लेकर आओ। तो बताइए ललिता देवी जी, क्या जानती हैं आप राहुल के बारे में? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब? और मैं क्या जानती हूँ मतलब? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ कागज के पन्ने दिखाए जिस पर राहुल ने गाने लिखे थे। ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? फिर इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ तस्वीरें दिखाई जो बबलू के मर्डर के दौरान खींची गई थी। उस एक तस्वीर में आईने में जो आई डिड इट लिखा था वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। आशा है कि आप हमें सच बताएंगी। झूठ बोलकर अब कोई फायदा भी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी मर चुका है। हाँ, ये सच है कि बबलू का खून राहुल ने ही किया था। बबलू ने राहुल को देखा था नैना का खून करते वक्त, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो राहुल को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता था। लेकिन बबलू नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। राहुल बबलू के घर उसे पैसे देने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने गया था। ललिता ने बताया कि राहुल बचपन में बहुत होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जो नॉर्मल बच्चे मैथ्स के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करते थे वो उनका बेटा 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व कर देता था। सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन राहुल की अकेले रहने की आदत थी। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही उसका स्कूल में कोई फ्रेंड था। और एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान एक लड़का स्कूल के बाथरूम में गया था। वहां उसका पैर फिसला और वो दीवार से टकराया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल वहां गया। उसने देखा कि वो लड़का कराह रहा था। वो राहुल से मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। राहुल उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। उस लड़के की दर्द भरी कराहने की आवाज जैसे उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। मदद करो। राहुल वहां तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई और आखिर में उस लड़के ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल ने खुद से ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, बोलो। माँ, कुछ दिन पहले जब एक लड़का हमारे स्कूल में मर गया था ना, वो मेरे सामने ही मरा था। जब मैं वॉशरूम गया तब वो लड़का दर्द से तड़प रहा था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बस आंख बंद करके उसकी आवाज सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने राहुल को एक हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से लौटने के बाद भी राहुल में कोई सुधार नहीं था। अब तो वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। वो दिन भर अपने कमरे में रहता। वो ललिता को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था। राहुल को संगीत पसंद था, लेकिन उसे लोगों की चीखें, उनका दर्द भी अच्छा लगने लगा था। क्या नैना का खून भी राहुल ने ही किया था? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। और यही नहीं, नैना से पहले भी राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। राहुल ने उसे भी मारा था। राहुल का दिमाग कुछ इस कदर था कि जो उससे प्यार करता था वो उसे मार देता था। तो उसने आपको कभी क्यों नहीं मारा?
आप तो उसकी माँ हैं, आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी। जब मैंने उसे हॉस्टल भेजा तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती, इसलिए उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। तो क्या नैना का खून भी? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। दरअसल नैना को उस रात को ही पता चल गया था कि राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। जब उसने राहुल का मोबाइल चेक किया तो नैना को राहुल की अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज मिल गए। नैना ने राहुल से उसके बारे में पूछा और राहुल ने नैना को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? और अब तुम सब कुछ जान गई हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, अभी ही सही। और ऐसा कहकर उसने नैना का कत्ल कर दिया। घर आने के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। ललिता जी को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। आपका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन आपने फिर भी उसका साथ दिया। जितना आपका बेटा गुनहगार है उतनी ही गुनहगार आप भी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता का बयान लिया और अपने बेटे के खून में उसका साथ देने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। आखिरकार आपने खूनी को भी पकड़ा और खूनी के खूनी को भी, और उसका साथ देने वाले को भी। हाँ सर, ये बात तो सच है। आप बहुत कमाल के हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कोई भी मुजरिम राठौर की नजर से नहीं बच सकता, चाहे वो साइको ही क्यों ना हो। हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब। ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर।
पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल, जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? He was my friend. कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों, क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने ही छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा। कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि। पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चलें 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है, कंपनी टूर पे गई है। 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा।
इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। हम्म। ओके। कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसके पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन। इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड, लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो। हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर। कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी सीडीआर 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे ही फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है। रश्मि बहुत खुददार लड़की है। मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूने को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगे मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी, राजेश के मरने के 1 दिन पहले, और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया। बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर,
आपने तारा मर्डर केस की फाइल मंगवाई थी, ये रही। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लुट गई मैं। मिनान से बताइए कि हुआ क्या है। मेरा तो आराम हराम हो गया है मैडम। अब मैं इत्मीनान कहाँ से लाऊं? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसने मुझे 50 लाख का चूना लगा दिया। मैम आप पानी पीजिए और डिटेल में बताइए, ये 50 लाख का क्या मामला है? सर, मैं चंदा देवी हूँ। रविवार सुबह मेरे घर के दरवाजे पर एक लेटर आया। उसमें लिखा था, शहर के बाहर माल रोड पर एक घर 1 करोड़ में बिक रहा है। तुम्हारा शुभ चिंतक। सस्ता घर मिलने की खुशी में मैं उस घर को खरीदने शाम 7 बजे पहुँच गई। आपका घर तो बहुत सुंदर है सुकन्या जी, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर आप इसे बेचना क्यों चाहती हैं? अब क्या बताओ, मेरे जो अपने थे वो एक दुर्घटना में चल बसे और उनके बिना यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ओह, तो ठीक है सुकन्या जी, मैं ये घर लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दे तो। जरूर। ये देखिए, देख लीजिए, ये घर मेरे नाम पर ही है। पेपर्स तो ठीक है सुकन्या जी, मैं अभी आपको 5 लाख का चेक दे रही हूँ और साथ में 45 लाख का चेक भी। बाकी 50 लाख घर मेरे नाम होने के बाद दे दूंगी। आप इन पेपर्स पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर इधर। ये लीजिए। बुरा मत मानिएगा सुकन्या जी, लेकिन जो साइन रजिस्ट्री पेपर्स पर है और इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में फर्क तो होता ही है। अब हाथ कांपते हैं चंदा बेटा। लाओ, दोबारा कर देती हूँ साइन। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये 5 लाख और 45 लाख के 2 चेक हैं। 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्री कर लेंगे। सर, उस दिन हम दोनों 8 बजे तक साथ में थे, लेकिन आज जब मैं वहाँ पर पहुँची तो सुकन्या करोड़ी लाल जी की जगह कोई और ही है और वो बोल रहे हैं कि हमने ये घर किसी को नहीं बेचा। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, नहीं तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। चंदा जी, आप हमें उस घर पर लेकर चलिए। सर, ये औरत झूठ बोल रही है या फिर ये पागल है। ये घर हमारा है और हमने इसे किसी को नहीं बेचा और हम इस घर को कभी बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी घर है। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि इस घर की मालकिन सुकन्या करोड़ी लाल जी को बुलाए, उसके बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। सर, हम उन्हें नहीं बुला सकते। ना बुलाने का कारण प्रिया जी? वो हमारी दादी थी और उनको मरे हुए तो कई साल बीत चुके हैं। ऐसे कैसे कई साल पहले वो मर चुकी है? अरे 2 दिन पहले ही तो मैं उनसे मिली थी और वो भी इसी घर में। क्या बकवास कर रही हैं ये? मरे हुए आदमी से कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास वो पेपर्स हैं जिन पर उन्होंने साइन किए थे। ये देखिए सर। चंदा जी, इस पर तो कोई साइन नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो यहीं पर साइन किए थे। देख लिया सर आपने? अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये औरत झूठ बोल रही है। नैना जी, क्या आप लोग हमें सुकन्या जी की फोटो दिखा सकती हैं? माफ कीजिएगा सर, हमारे दादा दादी जी की कुछ फोटोज जिस कमरे में थी उनमें कुछ साल पहले ही आग लग गई थी और जिसमें सभी फोटोग्राफ्स जल गए। ओके, और रविवार को आप दोनों कहाँ थी? सर, हम दोनों शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी एक सहेली के यहाँ पार्टी में गए थे और आज सुबह ही लौटे हैं।
कामिनी जी पता कीजिए, प्रिया और नैना रामगढ़ में थी या कहीं और। रविवार को तुम कहाँ थे? सर, रविवार को मेरी छुट्टी रहती है तो मैं अपने घर पर ही था। सर, प्रिया और नैना दोनों सच बोल रही हैं। वो शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी दोस्त के पार्टी में ही थी और आज सुबह ही लौटी हैं। लेकिन सर, दोनों बहनें रविवार शाम करीब 5 बजे कहीं चली गई थी और फिर रात 9 बजे वापस अपनी दोस्त के घर पर आ गईं। कामिनी जी, इस शहर से रामगढ़ की दूरी करीब 1.5 घंटे की है, तो हो सकता है कि प्रिया और नैना यहाँ आई हो और अपना काम करके चली गई हो। मुझे भी शुरुआत में यही लगा था सर, पर बाद में पता किया तो पता चला कि ये दोनों अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। नहीं सर, हम इस औरत को नहीं पहचानते। सर, आप लोग क्यों उस झूठी औरत की बातों में आकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नैना जी, आप हमें कानून मत सिखाइए। आप लोग मुझे घर के पेपर्स दिखाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाकर चेक करना चाहता हूँ। ये लीजिए सर। कामिनी जी, इन पेपर्स को और जो चंदा जी के पेपर्स हैं उनको जांच के लिए लैब भेजिए। यस सर। सॉरी सर, मैं बाथरूम चला गया था। ये ऑयल तुम्हारा है? यस सर, इस ऑयल को मैं अपनी खुखरी पर लगाता हूँ ताकि खुखरी साफ रहे और जंग न लगे। सर, लैब से रिपोर्ट्स आ गई हैं। कामिनी जी, देखा आपने चमत्कारी पेन का कमाल? सर, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। आपने जो भी लिखा सब गायब हो गया। इसका मतलब सर, चंदा जी को इसी तरह से ठगा गया है। हाँ कामिनी जी, मुझे पता चल गया है कि वो ठग जादूगर कौन है। हमें तो पता चल चुका है कि चंदा जी को तूने ही ठगा है। अब ये सच तू भी अपने मुंह से स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। वैसे इस धोखाधड़ी में अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि तू इतना अक्लमंद तो है नहीं। और इससे पहले कि मेरा डंडा बोल पड़े, अपने साथियों का नाम भी पक दे। बोल, कौन कौन शामिल है इस ठगी के खेल में? बोल। सर, वो मैं और वो मेरी। सर, ये आधार कार्ड मिला है। हेलो मानिक, जो आधार कार्ड भेजा है उसकी बैंक डिटेल निकाल जल्दी, और कहीं से भी ये पैसे निकाले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो और लोकेशन भी शेयर कर देना। हमें जल्दी ही आधार कार्ड के एड्रेस पर पहुंचना होगा। मुजरिम अभी अभी गोली रोड के बीना बैंक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। वो भागे उससे पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। आइए देवकी जी, ओह सॉरी, सुकन्या करोड़ी लाल जी, आइए। देवकी, मुंह बंद रखने से तुम बेगुनाह नहीं बन जाओगी। तुमने अपने ही पति का खून किया है और तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। बोलो, खून क्यों किया तुमने? बोलो। सर, मैं चंदा मैम को पहले से जानती थी, क्योंकि मैं कुछ साल पहले तक उनके घर में काम किया करती थी और उनके सेक्रेटरी मनीष से भी मेरी पहचान थी। उसी ने चंदा को ठगने का प्लान बनाया था। इस काम में मेरा पति बहादुर भी शामिल था, लेकिन 1 करोड़ सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सबको ठगने की प्लानिंग कर ली। अपने पति को क्यों मारा? वो आप लोगों के सामने मुंह ना खोल दे, इसीलिए उसे मार दिया। लालच बुरी बला है देवकी, और इसी लालच ने तुम्हें खूनी बना दिया। अब ना तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, ना पति, ना सुकून भरी जिंदगी। अब तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ फांसी। और मनीष, तुम्हारी धोखाधड़ी की वजह से एक कत्ल हुआ है, तुम्हें तो उम्र कैद होगी। रात का समय था। डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया।
उसके हाथ में एक टेडी था जिसे वो टीटू के नाम से बुला रहा था। डैनियल की उम्र 24 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे की तरह था। टीटू, मैंने ना आज पेट भर के खाना खाया। तुमने खाया ना? आज तो कुक अंकल ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी डैनियल के पापा मैथ्यू वहाँ आ जाते हैं। वो डैनियल को कुछ गोलियां देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। बेटा डैनियल, जल्दी से ये मेडिसिन फिनिश करो। चलो, यू आर अ गुड बॉय ना? नो पापा, वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे खाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। डैनियल दवाई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैथ्यू ने उसे समझाया और दवाई खिलाई। मैथ्यू डैनियल का बहुत ख्याल रखता, लेकिन ये बात मैथ्यू का दूसरा बेटा एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो डैनियल से हमेशा जलता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे डैनियल की वजह से उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। डैनियल का एक डॉगी भी था। डैनियल हमेशा उसको अपने साथ रखता। एक दिन एरिक अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। डैनियल खेलते खेलते उसके कमरे में पहुंच गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कैसे आए? I'm sorry एरिक भाई, I'm sorry। डैनियल एरिक से माफी मांग रहा था, लेकिन एरिक ने उसे धक्का दे दिया और सामने रखे रंग उस पेंटिंग पर उड़ गए। इस बात से एरिक और भी गुस्सा हो गया और डैनियल को रूम से बाहर निकाल दिया। डैनियल रोते रोते अपने कमरे में चला गया। एरिक को डैनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। रात के तकरीबन 11 बजे एरिक गुस्से से डैनियल के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक नुकीला ब्रश था। भाई तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। सब हर वक्त सिर्फ तुम्हारे आसपास रहते हैं। डैनियल का ध्यान रखो, उसे खाना दो, नाश्ता दो, उसकी दवाई। सिर्फ डैनियल डैनियल डैनियल। मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। आज जब तुम मेरे कमरे में आए थे और मेरी पेंटिंग खराब की थी, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे। अगली सुबह जब एक नौकर डैनियल के कमरे में गया तो नौकर जोर से चिल्लाया। नौकर की आवाज सुनकर मैथ्यू और माइकल दोनों डैनियल के कमरे की ओर दौड़े। सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक के हाथों में वही ब्रश था। उसके हाथ और ब्रश पर खून लगा था। डैनियल एक कोने में डर कर बैठा हुआ था और जमीन पर डैनियल की डॉगी की लाश पड़ी थी। उसके गर्दन पर उसी ब्रश से वार किया गया था। ये सब क्या है एरिक? तुमने डैनियल के डॉगी को क्यों मारा? बोलो। समझ नहीं आता, दिमागी हालत में बीमार कौन है, डैनियल या एरिक? मैथ्यू, एरिक को हमारे साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे जल्द से जल्द हॉस्टल भेज दो, यहाँ से दूर, वरना ये हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा। मैथ्यू ने हॉस्टल कॉल करके अगले ही दिन एरिक की हॉस्टल जाने की तैयारी की। अगले दिन मैथ्यू डैनियल को लेकर डॉक्टर लियाम के पास गया। मिस्टर मैथ्यू, डैनियल की दिमागी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। जैसे वो 10 साल से वैसा ही है। आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर, डैनियल की दिमागी हालत ठीक ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो मैं आपको लाखों रुपए हर महीने देता हूँ। हाँ, लेकिन मेडिसिन का लगातार बढ़ रहा डोज डैनियल के दिमाग पर बहुत गहरा असर कर सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर लियाम वॉशरूम के लिए निकल गए। वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक चिपचिपी चीज से डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गए। जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो डॉक्टर के सिर में घुस गया। डैनियल बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पापा। डैनियल ने एक कमरे से आवाज दी। डैनियल उस केबिन में डॉक्टर थेटिस्कोप, मास्क, इंजेक्शन, कैंची, इन्हीं सब चीजों के साथ खेल रहा था। मैथ्यू उसे अपने साथ लेकर घर गया। अगले दिन डॉक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत होने की खबर छपी। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी हॉस्पिटल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गिरने की वजह से ये मौत हुई है। आसपास कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे किसी पर शक हो। दिखने में तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन ये
चिकनी सी चीज यहाँ आई कैसे, जबकि बाकी का सारा वॉशरूम फ्लोर क्लीन है? कुछ तो है कामिनी। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। मैथ्यू को टेंशन होने लगी कि अब डैनियल का इलाज कहाँ होगा और कौन करेगा। म्याथेव, डैनियल हमारे लिए कितना जरूरी है ये तुम जानते ही हो। जल्द से जल्द उसका कोई इंतजाम करो। डैनियल माइकल से बहुत डरता था क्योंकि माइकल सबके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता था। डैनियल को समझने वाला, उससे प्यार से बात करने वाला और कोई नहीं था। मैथ्यू अगले दिन कुछ काम से शहर के बाहर गया था। घर के सारे नौकर भी अपना अपना काम खत्म करके चले गए थे। डैनियल भी अपने टेडी के साथ सो रहा था। थोड़ी देर में किचन से कांच के ग्लास की टूटने की आवाज आई। उस आवाज से माइकल की नींद टूट गई। माइकल अपने कमरे से बाहर आया। माइकल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कौन है? कौन है वहाँ? माइकल किचन से बाहर आया और उसने सामने जो देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आधी रात को मैथ्यू घर पहुंचा। अंदर जाते ही उसने जो देखा, मानो वो वहीं सुन्न हो गया हो। सामने डैनियल सोफे पर बैठा था। उसके पैरों के पास माइकल की लाश पड़ी थी और डैनियल हाथ में रखे चाकू से खेल रहा था। डैनियल एक साइको की तरह बात कर रहा था। हेलो पापा, आप आ गए? ये आपके लिए सरप्राइज है पापा। देखिए, माइकल अंकल हमेशा आपको डांटते थे ना, आज मैंने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी और अब आपकी बारी है पापा। मैथ्यू चिल्लाकर कहता है। डैनियल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? डैनियल ने गुस्से से मैथ्यू की तरफ देखा और बाजू में रखे फ्लावर पॉट मैथ्यू के सर पर मारा। मैथ्यू बेहोश होकर नीचे गिर गया। डैनियल ने चाकू से मैथ्यू पर वार किया। मैथ्यू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सामने इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी थे। हेलो मिस्टर मैथ्यू, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? और डैनियल कहाँ है? उसने मुझे मारना चाहा, वो पागल हो गया है। हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको और हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी मैथ्यू को पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहाँ डैनियल को एक कुर्सी से बांधा गया था। हवलदार लालू पटेल उसके साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर राठौड़ डैनियल के पास गए। बताओ, क्यों मारना चाहते थे अपने पापा को? मैं जानता हूँ डॉक्टर लियम को भी तुमने ही मारा है। बस इतनी सी खबर निकाल ली तुमने राठौर। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन नहीं। अब सुनो, मेरे डॉगी को भी मैंने ही मारा था। डैनियल ने बताया कि जब एरिक गुस्से में उसके कमरे में आया था और उसे मारने की कोशिश की थी, तब डैनियल ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ एरिक भाई? आप अब जमीन पर कैसे गिर गए? आपको तो मुझे मारने का मन हो रहा है ना? मैं बताऊं? आपके मन में मुझे ऐसे मारने का ख्याल आ रहा है ना? ऐसे मारने का? और डॉक्टर लियम को कैसे मारा? डॉक्टर लियम को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। जब वो मुझे चेक कर रहे थे, तब मैंने घड़ी देखी थी। उनके ब्रेकफास्ट में 10 मिनट बाकी थे। मैं जानता था कि ब्रेकफास्ट से पहले डॉक्टर लियम वॉशरूम जरूर जाएंगे फ्रेश होने के लिए। इसीलिए जब वो मेरे प्यारे पापा से बात कर रहे थे, तब मैं वहाँ से निकलकर पहले वॉशरूम गया और वहाँ फ्लोर क्लीन करने के लिए जो चिपचिपा लिक्विड था, वो मैंने जमीन पर डाल दिया। डॉक्टर लियम जैसे ही वॉशरूम में गए, उनका पैर फिसला और वो गिरकर मर गए। अपने बड़े पापा को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा और बड़े पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। मुझे पागल बनाने की कोशिश की ताकि सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी उन्हें मिल जाए।
और मुझे पागल करने में डॉक्टर लियम ने इनका साथ दिया। इसीलिए मैंने सबको मार डाला। डैनियल की बात सुन राठौर ने डैनियल के पिता को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डैनियल को एक साइकियाट्रिक के हवाले कर दिया। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? राठौर ने बताया कि जब उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, तब डैनियल से पहले एक कर्मचारी वॉशरूम को साफ करके बाहर निकला था और उसके बाद डैनियल वहां गया। अंदर जाते वक्त तो वो एक बच्चे की तरह लगा, लेकिन बाहर आते वक्त उसके ताव बदल चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर लियाम वॉशरूम गए और जब मैंने सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि उसने सफाई अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर वो चिपचिपा लिक्विड कहाँ से आ गया। बस तभी मेरा शक डैनियल की तरफ गया और मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।